नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस बोर्ड्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारे क्लास 11th के 11th चैप्टर हिस्ट्री का जो 11वां चैप्टर है आपका पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, उसका सेकंड पार्ट है। देखो ये जो चैप्टर है ना, 11वां चैप्टर मॉडर्नाइजेशन का जो पाथ है, इसमें हम लोग बेसिकली चार चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले थे। एक हमें पूरा कहानी देखना था जापान का, एक हमें पूरा कहानी देखना था चाइना का, और चाइना के बाद जो हमको दो और छोटा छोटा कहानी आपका ताइवान का और कोरिया का। तो यार देखो, चार कहानी पढ़ना था और चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो हम लोगों ने जापान का पूरा किस्सा कहानी कब समझ लिया है, पार्ट 1 में। तो अगर आपको जापान के बारे में जानना है, आप पार्ट 1 को देख लीजिए, 1 घंटे का वीडियो है, वहां पर खत्म हो जाएगा। और ये सेकंड पार्ट में हम लोग अपने चाइना के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। चाइना का पूरा कहानी देखा जाएगा, ताइवान का पूरा कहानी देखा जाएगा और कोरिया का पूरा कहानी देखा जाएगा, और चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से हेडिंग लगा लीजिए, पार्ट्स टू मॉडर्नाइजेशन का सेकंड पार्ट। आप फिर से बोल रहे हैं, कॉपी किताब लेकर के बैठ जाओ मालिक, जब भी वीडियो देखा करो। कहें क्या कि अगर वीडियो के साथ साथ आप नोट्स नहीं बनाते हैं ना पॉज कर करके, तो फिर डांट है वैसा पढ़ाई। तो ठीक है, नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र, अपने हाथ से बनाओ, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में तो हम अपने हाथ से लिखा हुआ जो है डाल देते हैं। अब हो सकता है उसमें आपको क्या होगा कि राइटिंग भाई सुभान अल्लाह वाला है, ठीक है, तो हो सकता है गड़बड़ा जाएगा, तो आपको ना समझ में आए राइटिंग वाइटिंग, तो थोड़ा उसको मैनेज कर लीजिएगा। राइटिंग वैसे समझ में आ जाना चाहिए। देखो ये है यहाँ पर इसी प्रकार में जो है आपको नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स है, हाथ से लिखा हुआ, तो उसको देख लिया करिए। लेकिन अपने से बनाओगे ब्रह्मास्त्र तो युद्ध करने में मजा आएगा तगड़े तरीके से। तो चलो फटाफट से बढ़ते हैं हम लोग अपने चाइना के तरफ। देखिए ये जो चैप्टर 11वां था, इसमें क्या समझ रहे हैं कि आज के समय की, देखो बेसिकली 2 चैप्टर किस पे घूमता है, चाइना पे और जापान पे। हम क्या समझने का कोशिश कर रहे थे कि आज के समय में चाइना अपने आप में मॉडर्न कंट्री, एकदम बढ़िया तगड़ा स्टेट, जापान भी एकदम तगड़ा स्टेट राज्य है ना, तगड़ा नेशन अपने आप को मानते हैं, सब हैं भी। अब देखो इनकी कहानी हमें दिखाई गई है कि आज ये लोग इतना तगड़ा है ना, तब पर भी इनकी कहानी बहुत ही किस सिस्टम से उभरते आई है, इस पर थोड़ा सा नज़र डालना था। तो जापान का तो पूरा सिस्टम समझ के देखो, जापान में सब बम गिरा, उसके बाद भी लोग कैसे रिबिल्ड करते हैं अपने इकोनॉमी को, ये सब बात हम पहले पार्ट में देख लेते। आज आपको चाइना घुमाने ले चलेंगे। देखिए ये आपका चाइना है, सब जानते हैं चाइना पे कुछ ज़्यादा इंट्रोडक्शन इनका करवाने की ज़रूरत है नहीं। तो हम क्या समझते हैं, आज के समय में जो चाइना का कंडीशन है, इसका भी थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री भी इसकी कुछ चीज़ें बयां करती हैं, कुछ सिस्टम है, कुछ गड़बड़ी है, उसको प्रॉपर समझेंगे, और कैसे ये लोग चौचक तरीके से मॉडर्नाइजेशन और आज के समय में मॉडर्न कंट्री के रूप में आते हैं, इस चीज़ को समझेंगे। और ताइवान कोरिया का किस्सा थोड़ा सा देख लेंगे। तो देखो चाइना के अगर हम बारे में बात करें, तो चाइना एक बहुत ही लार्ज कंटिनेंटल कंट्री है। आपको दिख रहा होगा चाइना एक कंटिनेंट वाली कंट्री है, इतना बड़ा है इनका जो है क्षेत्रफल वगैरह फैला हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन्स हैं, अलग अलग मौसम आपको देखने को मिलेगा जहाँ चाइना में। आगे बढ़ा जाए, अधिकतर से ज़्यादा जो पार्ट है वो पहाड़ी इलाका है, समझ रहे हैं ना, आधा से ज़्यादा जो पार्ट है वो पहाड़ी इलाका है। माउंटेनियस पार्ट आपको चाइना में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ा जाए तो चाइना में 3 इंपॉर्टेंट नदियाँ जो कि मान्यता रखती हैं, एक येलो, एक यांगत्से और एक पियर रिवर। ये जो 3 नदियाँ हैं यहाँ पर, इनका बहुत मायने है आपके चाइना में। ये 3 नदियाँ जो हैं इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चाइना के बारे में। अब देखो यार, किसी भी चीज़ का हिस्ट्री ना कुछ फेसेस में डिवाइडेड होता है। कुछ एकदम पूरा पुराना इतिहास होगा, प्री हिस्ट्री टाइप होगा, कुछ एंशियंट होगा, कुछ मेडिवल होगा, कुछ मॉडर्न होगा। हम कहाँ डिस्कस कर रहे हैं, चाइना का मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब 16-17वीं शताब्दी का सब कहानी होगा, मतलब मॉडर्न तरीके में। तो अब जो पहले का इतिहास वो डिस्कस करेंगे अच्छे से सब हिस्ट्री वगैरह क्लास में, ठीक है, पांडे क्लासेस परीक्षा पे। लेकिन फिलहाल जो आपके बोर्ड में जो एकेडमिक्स में हमें पढ़ना है, तो सब मॉडर्न हिस्ट्री है चाइना का। अब आप समझिए, हम चाइना में चले गए, ठीक है सर, चाइना का माहौल समझ गए, पहाड़ी इलाका, 3 प्रमुख नदियाँ वगैरह वगैरह, कंटिनेंटल पार्ट है, बड़ा सा है, ठीक है भाई, हमें ये पता है। आगे बढ़ा जाए तो देखो जो हमारी हिस्ट्री है आपके चाइना की, मॉडर्न हिस्ट्री जो कह रहे हैं हम लोग, वो बेसिकली 3 मुद्दों पे आपको सिखाएगी। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में अंग्रेज वगैरह शासन कर रहे थे। अगर हम इसका मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अंग्रेज वगैरह शासन कर रहे थे, है ना। इन लोगों को फिर कैसे भगाया जाता है, क्या रेवोल्यूशन होता है, कितने मूवमेंट्स होते हैं, कितना डार्क साइड है, कितना अलग अलग साइड है, ये सब चीज़ को देखना है। बेसिकली फ्रीडम वाला है ना, फ्रीडम फाइट हम देखते हैं, स्ट्रगल देखते हैं। सेम वहाँ पर जो इसका हिस्ट्री है वो 2 से 3 चीज़ों में है। सबसे पहले तो यार सोवरेंटी को रिगेन करने के लिए चाइना में भी आप देखेंगे कि कॉलोनिज्म वाला जो सिस्टम है आपको देखने को मिलेगा। तो इन लोग को अपना संप्रभुता भी मेंटेन करना था। जितने भी विदेशी
ऑक्यूपेशन हैं, जितने भी विदेशी आए हुए थे, वेस्ट से लोग यहाँ भी आए, इन लोगों का जो मतलब सबको एकदम परेशान करके रख दिए हैं, नाक में दम करके रख दिए हैं, वो चीज़ को ये लोग छुड़ाना चाह रहे हैं। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं चाइना का, 3 फेज में संप्रभुता लाना है, चाइना बाहर वालों को भगाना है, बाहर वालों से छुटकारा पाना है, और तीसरा पूरे कंट्री में इक्वालिटी को और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। इसी पे पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है आपका, इन्हीं मुद्दों पे चलता रहता है। किसके? चाइना के। ठीक है, हमको पता चल गया कि ये लोग संप्रभुता पे बात करेंगे, बाहरी लोगों को ये लोग खेत देंगे, है ना, भगा देंगे। इसके बाद इन लोग को क्या चाहिए? समानता, भाई इक्वालिटी और डेवलपमेंट, विकास इन लोग को जो है चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर मुद्दा चलेगा। आगे बढ़ो तो देखो, जब हम चाइना का बात करते हैं, चाइना के जब पॉलिटिक्स का बात करते हैं, सारे सिस्टम को समझते हैं, तो यहाँ पर 3 ग्रुप्स जो हैं, 3 समूह जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, जिनका अपने में एक अलग अलग मुद्दा था। जैसे हम सब बात करें, हम लोग क्या फिलहाल में अलग अलग पार्टियां चल रही हैं, कांग्रेस का कुछ अलग व्यू रहेगा, दूसरी पार्टी का कुछ अलग व्यू रहेगा। हिस्ट्री में बात किया जाए तो समय नेहरू जी का कुछ अलग व्यू, ठीक है, सबका अलग अलग, सबका ओपिनियन रहता था। तो चाइना की भी हिस्ट्री में जब हम बात करते हैं वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम का ना, तो यहाँ पर 3 ग्रुप बटा हुआ है। देखो, एक है भाई साहब आपके कांड युवे, एक है लियांग किचाओ। अब देखो, ये जो 2 ग्रुप है, सबका अपना अपना मानवता है यार। हम लोग की जगह भी कोई एक रेवोल्यूशनरी है, उनका कुछ अपना अपना आइडिया है, कोई दूसरा है, उनका खुद का आइडिया है, तो सबके अपने आइडियाज थे। तो अब देखो, कांड युवे और लियांग किचाओ 2 लोग हैं। इन लोगों का क्या है मुद्दा कि जो पुराने ट्रेडिशनल आइडियाज हैं उसको नए तरीके से इस्तेमाल करो, ताकि हम अपने जो चैलेंजेस फेस करना चाहते हैं उसमें सिस्टम बढ़िया बन सके। ये किनका मानवता है? आपके लियांग किचाओ का। दूसरे व्यक्ति हैं भाई आपके सन यात सेन। कौन है? सन यात सेन। थोड़ा सा नाम आपको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, आप अलग से अपने लिए प्रोनाउंसिएशन कुछ भी आप जो भी बोलो, सुन यात सेन बोलो, सन यात सेन बोलो, क्योंकि हम लोग भाई प्रॉपर एक्सेंट जो है वो पकड़ तो सकते नहीं है ना। तो ये भैया है सन यात सेन। आगे बढ़ा जाए तो ये जो सन यात सेन है ना, पहले प्रेसिडेंट है रिपब्लिक के, और इनको जापान और वेस्ट के, जो वेस्ट उधर जो सब आए थे, वहाँ के आइडिया से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लिए थे, इंस्पायर्ड थे। अगला एक यहाँ पर तीसरी जो आपको सिस्टम देखने को मिलता है, वो देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का। तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या चाहती थी कि जो पूरे पहले से इतिहास से जो इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी में हम बड़े तुम छोटे, ये सब जो भाव आ रहा है, इसको ख़त्म किया जाए, और साथ साथ में फॉरेनर्स को भगा दिया जाए। तो चाइना के इतिहास में 3 चीज़ें, इन लोग को संप्रभुता चाहिए, साथ में जो बाहर के लोग आकर के इनको परेशान कर रहे हैं उसको हटाना है, और तीसरे इक्वालिटी को मेंटेन करना है, डेवलपमेंट करना है। इस पे घूमेगा। 3 लोग भी हैं जिनका अपना अपना मुद्दा है। लियांग किचाओ का है भैया ट्रेडिशनल आइडिया को अलग तरीके से इस्तेमाल करो। सन यात सेन का है, पहले प्रेसिडेंट थे, इनका थोड़ा सा इंस्पायर थे जापान और वेस्ट के जो है आइडियाज से। आगे बढ़ो तो कम्युनिस्ट पार्टी है, तुमको देखने को मिलेगा। कम्युनिस्ट पार्टी का सिंपल सा साधारण सा विचार, पुरानी धारणाओं को गोली मारो, इनइक्वालिटी जो है उसको हटाओ, बराबरी लाओ भैया, बराबर रहो, और लास्ट में फॉरेनर जो है उनको खेत दो, अपने में पूरा शासन को रिपब्लिक एक तरीके से प्रॉपर किया जाए। तो ये बेसिक माहौल है। आगे बढ़ो तो थोड़ा सा चाइना का कल्चर समझ लो। जहाँ जा रहे हो वहाँ का थोड़ा सा संस्कृति समझना जरूरी है ना। तो अब चाइना का कल्चर समझने के लिए ये सब चीज़ें हम पहले ही बता दिए हैं। देखो, वहाँ पर एक डोमिनेंट ग्रुप हान था। हान अलग अलग ग्रुप्स होते हैं ना, वैसे एक ग्रुप्स है हान, ये लोग डोमिनेंट थे, ज़्यादा थे। मेजर लैंग्वेज में चाइनीज़ था। उघूर, हुई, मंचू, तिब्बतन, ये सब अलग अलग वहाँ पर जो है नेशनैलिटीज़ थी। कैंटोनीज, संघाइनीज, अलग अलग लैंग्वेजेस थी। डिमसुम, पेस्ट्रीज, डम्पलिंग्स, डम्पलिंग माने पकौड़ी सकौड़ी होता है यार, देख लो, है ना। चावल, मिर्चा कौन लाया? पोर्तुगीज़ ला दिए। मसाला कौन लाया? बुद्धिस्ट लोग लाए। तो ये सब जो बेसिक चीज़ है हम पहले से ही जानते हैं। देखो है क्या ना, भमासा है कुल खाना पीना है। ये मरचा कौन लिया है? पोर्तुगीज़ लोग लिया है। मसाला कौन लिया? बुद्धिस्ट मॉन्क लोग लिए हैं। और चावल और भाई जो है गेहूँ वहूँ है, ये नॉर्मली हर जगह सिस्टम में चलता है, ठीक है। तो ये बेसिक कल्चर है जो कि हम सब पहले डिस्कस कर लिए। जापान और चाइना को पहले वाले पार्ट में अच्छे से कंपेयर किया गया था, वहाँ पर आप इस सब में क्लियर है। आगे बढ़िए तो अब देखो सिस्टम, चाइना का मुलाकात वेस्ट वालों से होता कैसे, इन लोग का मिलन मुलाकात होता कैसे। तो देखो 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में सब सारा इनकाउंटर जो है स्टार्ट हुआ। इनकाउंटर माने हाउ इनकाउंटर नहीं, ठीक है, गाड़ी पलटने वाला इनकाउंटर का बात नहीं हो रहा है। इनकाउंटर माने मिल रहे हो, हमारा तुमसे मुलाकात हो गया, इनकाउंटर हो गया, समझ रहे ना। तो इनकाउंटर नहीं है, ठीक है। इधर आ जाओ। अब यहाँ पर क्या था कि जेसुइट मिशनरीज लोग थे, वो यहाँ पर आते हैं और वेस्टर्न साइंसेस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स वगैरह को यहाँ पर इन लोगों का काम था। दूसरे जगह जा करके भाई चीज़ों को एक्सप्लेन वगैरह करना। तो यहाँ पर आए
गणित को, एस्ट्रोनॉमी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ से एक तरीके का जंग वो वही छिड़ गया, जैसे यहाँ पर बिजनेस करने आए थे हम लोग क्या, वैसे वहाँ पर इस हिसाब से गए। अब जो ब्रिटिश लोग थी धीरे धीरे अपने ताकत का इस्तेमाल करने लगे। काहे लिए, काहे कि भैया अफीम वाला सिस्टम थोड़ा सा उन लोग को वहाँ पर जो है देखो क्या था ना, आप पढ़ें जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ वहाँ पर आप सिस्टम देखें कि इन्हन को कुल क्या चाहिए था भाई, छोटे छोटे सब रॉ मटेरियल चाहिए था ताकि कुल बना करके फिर वापस भेजे। कुल मिला करके गुरु इन्होंने को पैसा कमाना चौचक तरीके से, समझ रहे हैं ना, पैसा कमाना था एकदम, कुल चीज बस ट्रेड 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 इन लोग को लौकता था, इसलिए भी भाई उन लोग का सिस्टम भी बढ़ा। ठीक है, तो अब इन लोगों को अपना मनी ट्रेड को बढ़ाना था, किसमें, अफीम में। तो अफीम का वॉर भी होने लगा वहाँ पर, ये सारा सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। अफीम का सब खेती के लिए बहुत झगड़ा मार हुआ करता था, सब झगड़ा वगड़ा। अब इसकी वजह से ये सब जितना झगड़ा वगड़ा हुआ, अब देख रहे हो ना, घुसे आकर के एस्ट्रोनॉमी मैथ से लेकर के घुसे अफीम वार भाई, ट्रेड वेड करने के लिए, फिर झगड़ा वगड़ा स्टार्ट कर दिए। झगड़ा वगड़ा स्टार्ट करने के बाद देखो असर क्या हुआ, जो सिंह डायनेस्टी थी, अब आपको ध्यान में नहीं आ रहा होगा कि सिंह डायनेस्टी क्या है, तो हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि चाइना में सबसे पहले सिंह डायनेस्टी का ही रोल चलता था। ठीक है, ये लोग अपना डायनेस्टी है भैया, ये लोग अपना रूल करते थे, तो सिंह डायनेस्टी पर प्रभाव पड़ा, ये लोग थोड़ा सा गिरे। अब बदलाव के लिए जो डिमांड है वो बढ़ गया, अब अफीम का वार होने लगा, ओपीएम वार होने लगा। इससे क्या हुआ, जो सिंह डायनेस्टी उसको प्रभाव पड़ा, गिरी नीचे दाएं से। और दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, डिमांड जो है बदलाव की। समझो आदमी कब चाहता है बदलाव होना, हम मोटाए हैं मान लो, हमको कोई यहाँ करके कह दे कि का धरती पे बोझ हो, ऐसे करके कोनो टोक दिए, अब टोक दिए तो हम गए चिड़। अब हमारे अंदर आएगा कि ना यार अब हम जाएंगे जिम, सवेरे उठेंगे 4 बजे, दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो हम पतील हो जाएंगे। सेम सिस्टम हर जगह, एक भाव आ जाता है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके अंदर एक डिमांड आ जाएगा ना बदलाव चाहिए, इन्हन को मार के भगाना है। सेम हर जगह, हर जगह कोई परेशान करता था, जनता ज़्यादा परेशान। देखो इतिहास गवाह है, राजा है, पावर आ गया, ढेर चौड़ में आ गया, लगा परेशान करने, जनता एक लिमिट तक सहती है, फिर विद्रोह करती है, फिर राजा टंगा जाते हैं, सिस्टम सुधर जाता है, फिर कौन आएंगे, यही चीज़ होता रहता है, अक्सर हम देखते हैं, यही सब रेवोल्यूशन होता रहता है। तो यहाँ पर भी इस सब की वजह से सिंह डायनेस्टी को प्रभाव पड़ा। फिर रिफॉर्म के लिए, रिफॉर्म माने होता है बदलाव, तो बदलाव के लिए डिमांड उठा, तो बदलाव करने वाले, अब देखो जैसे कि हमको कोई कह दिया कि तुम धरती पे बोझ हो, भारी हो, तो अब हम क्या सोच रहे हैं कि हम क्या बदलाव करें, हम मोटे से क्या हो जाएं, पतले हो जाएं, एक सोचे ना। तो यहाँ के जो रिफॉर्मर्स हैं, यहाँ के जो बदलाव करना चाह रहे हैं, वो मेन बदलाव क्या है, उस बदलाव पे फोकस करो। तो सबसे पहला बदलाव ये चाहते थे, बदलना चाहते थे कि चाइना को सबसे पहले कोलोनाइजेशन से बचाना है, कि बाहर वाले आकर के चाइना को कब्जा ना कर लें, इससे उनको बचाना है। अच्छा भाई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अपने सिस्टम को और तगड़ा करना है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको थोड़ा सा मॉडर्न करें, इसको और तगड़ा करें, तब ना जाकर के भाई बदलाव होगा। दूसरा सेटअप लोकल असेंबलीज टू एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए लोकल असेंबलीज वगैरह बैठाया जाए, ये सब सोच रहा है आदमी बदलाव करने के लिए। दूसरा कुछ नया नया पॉलिसीज लाया जाए ताकि हमारा जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इसको मजबूत किया जाए। ये सब सिस्टम कौन सोच रहा है, रिफॉर्मर सोच रहे हैं, ताकि बदलाव हो सके चाइना का। नहीं तो फिर वही कब्जा होगा, इन लोग को भी एकदम परेशान किया जाएगा, है ना। तो बदलाव तो जरूरी है। अब चाइना का खुद का कुछ व्यू है दूसरे देशों पे। हाँ भाई, उस समय देखो कॉलोनाइजेशन, इंपेरियलिज्म जो है वो चल चुका था, वहाँ से कुल निकले दूसरे जगह जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, कब्जा कर लेते थे, लो भैया कॉलोनीज बन रहा था तगड़े तरीके से। तो अब चाइना का जो दूसरे देश हैं जो ऑलरेडी कॉलोनीज बन चुके हैं, उनके ऊपर कुछ व्यू था, उनका कुछ बात था। सबसे पहले देखो यहाँ पर कुछ बात सुनो, लियांग चाउ का कहते हैं कि चाइनीज अगर वेस्ट वालों को जो बाहर से आए हैं उनको अगर भगाना चाहते हैं, उनके अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं, तो पहले ये दिखाना होगा कि चाइना एक राष्ट्र है। अब भाई साहब, अब आप देश के लिए लड़े जा रहे हो, अब आपके अंदर भावना नहीं कि हमारा देश है, ये मेरा राष्ट्र है, तो कैसे लड़ पाओगे। तो उनको दिखाना है कि चाइना एक नेशन है, सबके अंदर ये भावना आना चाहिए। लियांग चाओ का एक जो बात था, आगे इनका कुछ व्यूज था, इनका कुछ बात था जो कि भारत के प्रति था, कि उस समय इन लोग का भी जो हम लोग का भी कॉलोनाइजेशन वगैरह चल रहा था, तो उनका भी कुछ सोच था हमारे प्रति। देखो ध्यान से, उनका कहना था कि भारत जो है एक नॉन कंट्री से जो है हार गई है, डिस्ट्रॉय कर दिया एक नॉन कंट्री। ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के, उनका सोच क्या था कि भारत, ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के एकदम तबाह कर दिए, भारत को कब्जा कर लिए, ये वो कह रहे हैं। आगे बढ़ो, तो अब वो थोड़ा सा इंडियंस को क्रिटिसाइज करते थे,
बुरा भला बोल रहे हैं, काहे लिए, किस लिए वो बोल रहे हैं कि भारतीयों को अंग्रेज का बात मान करके अपने ही जो है कंट्री वालों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। अब आपके घर में कोई आए और आप ही से कहे कि अपने भाई को मारो 10 उठा, मतलब आपसे आकर के कह रहा है अपने भाई को मारो, तो सिस्टम बाहर वाले हंसेंगे ही ना कि देखो भैया उसके कहने पे कर रहा है। तो यही वाला सेम सीन है कि इंडियंस को क्रिटिसाइज किया गया ताकि वो खुद के ही लोगों को, खुद के ही राष्ट्र पे जो है अगेंस्ट बात आ गए हैं ब्रिटिश के कंट्रोल में आने के बाद। तो वो क्रिटिसाइज करके ये एक मतलब आइडिया फैला रहे हैं कि देखो हमें ऐसा नहीं करना, ये वाला सिस्टम पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ये सारा चीज चल रहा है, लेकिन एक टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, कन्फ्यूशियनिज्म। एक भाव है, ये क्या है, एक भाव। ये सारा सिस्टम चल रहा है, हम देख रहे हैं, एक भाव यहाँ पर निकल करके आता है, कन्फ्यूशियनिज्म। इसका मतलब क्या है ये पहले जान जो, ये टीचिंग्स थी कन्फ्यूशियस की। अब इसमें क्या क्या है, कुछ 2-3 चीजें हैं, जैसे गुड कंडक्ट के बारे में बात कर लो, प्रैक्टिकल विजडम की बात कर लो, गुड सोशल रिलेशन की बात कर लो। तो ये बेसिकली समाज में रहने के लिए अच्छा चीज, उस भावना को प्रकट करते हैं ताकि सबके लिए भाई एक माहौल फैल जाए, एक तरीके से ये सारा सिस्टम हो जाए जिससे कि आदमी इस चीज़ पे डेवलप किया जा सके। अब चाइना का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा बदला, जैसे कि इसका कहाँ कहाँ बदला, जिंदगी की तरफ, अपने सोशल स्टैंडर्ड की तरफ, पॉलिटिकल थ्योरीज के फाउंडेशन की तरफ, जितने भी इंस्टीट्यूशन थे सब कुछ किस पे, कन्फ्यूशियनिज्म पे थोड़ा सा इंस्पायर्ड होता था। कन्फ्यूशियनिज्म में आप गुड कंडक्ट, प्रैक्टिकल विजडम, गुड सोशल रिलेशन को जो है आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये बेसिक अभी तो माहौल बन रहा है यार चाइना का, है ना। अभी तो हम देख रहे हैं कि चाइना के मन में क्या चल रहा है, नोट करो फटाफट से, भी तो एकदम और अच्छे से कहानी देखना है ना। ये पर सिस्टम है, और जान जाना पॉज करके अच्छे से थोड़ा सा, अगर क्वालिटी लो टाइप का लगे 1080p पे लगा दो, फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट लोगे तो क्लियर नोट्स दिखेगा, ठीक है ना। हाँ, तो उस हिसाब से इसको नोट कर लीजिए, नोट्स बनाइए गुरु, नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा बात देखेंगे कि आइडिया जो है ना, चाइना चाहता था कि बाहर लोग जाएं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर जाएं और बाहर से जो है वहाँ से आइडिया लेकर के आएँ थोड़ा सा, तब हम लोग को डेवलपमेंट में काफ़ी मदद मिलेगा। तो आइडियाज़ फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड का हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो अब देखो चाइना के जो स्टूडेंट हैं वो कहाँ कहाँ निकल लेते हैं, जापान निकल लेते हैं, ब्रिटेन निकल लेते हैं और फ्रांस भी भेजे जाते हैं। काहे लिए, ताकि वो जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं उसमें ट्रेनिंग ले लें और वापस जब आएँ तो नई नई आइडियाज़ लेकर के आएँ। अब बहुत जो स्टूडेंट बाहर गए, ठीक है, जो जापान में 1980 में, ठीक है भाई, वो अपने साथ खाली आइडिया ही नहीं, समझ रहे हैं ना, अपने साथ खाली आइडिया ही नहीं, वहाँ का जो भाई नया नया आइडिया है वो सब नहीं लेकर के आए, साथ में रिपब्लिकन्स वाला जो फीलिंग है इस चीज़ को भी, ये सारी चीज़ों को भी वो साथ में लेकर के आते हैं। अब आगे बढ़ा जाए तो उन लोगों का भाई, वो लोग बाहर गए, वहाँ का सीन देखे, वहाँ से भाई हुआ होकर के उन लोग का दिमाग बदला, ठीक है। अब उन लोगों को नहीं, ये सब सिस्टम नहीं गड़बड़ लग रहा है, हम लोग को भी जो है रिपब्लिक होकर के ऐसे ही सिस्टम में रहना चाहिए, भाव उनको आया। अब आगे देखेंगे तो चाइनीज लोगों ने जो जापानीज ट्रांसलेशन है, किस चीज़ का ट्रांसलेशन, आपके वो शब्द जैसे कि जस्टिस, राइट्स एंड रेवोल्यूशंस, ये सब जो यूरोपियन वर्ड्स हैं, जैसे कि जस्टिस, राइट्स, रेवोल्यूशन, ये सब जो वर्ड्स हैं, इसका जापानीज ट्रांसलेशन किसने बोरो किया, आपके चाइनीज लोगों ने बोरो किया। अच्छा, उस समय पहले कुछ एग्जाम्स होते थे जिसको करने के बाद आप एलाइट रूलिंग क्लास में जो एकदम तगड़े तगड़े लोग हैं, ठीक है, वहाँ पर एंट्री हो सकता था। इसको जो है बंद कर दिया गया, वो ओल्ड एग्जाम्स के सिस्टम को बंद कर दिया गया। कब बंद कर दिया गया, जब रसिया से जापानीज वॉर वगैरह हुआ 1905 के बाद, तो ये सारा सिस्टम उस समय भी बंद कर दिया गया। आगे बढ़ें तो आइडिया का हम बात कर रहे हैं, तो चाइना से लोग बाहर जा करके भाई आइडिया के साथ साथ एक तरीके के रिपब्लिक माइंडसेट से भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलें तो अब रिपब्लिक वाला देखो भावना तो आ गया, अब इसको इस्टेब्लिश भी किया जाएगा। तो अब कौन करेगा, कैसे होगा, तो उस पे आ जाते हैं। अब देखो यार 1911 में अगर हम बात करें तो 1911 में सन यात सेन जो है, यहाँ पर एक नाम आप ध्यान में देंगे, अब इसके पहले मैं आपको उनका नाम बताए थे। तो 1911 में जो सन यात सेन है, अब सन यात सेन के बारे में 2 चीज़ जान लो, एक तो ये गरीब फैमिली से, और दूसरी ये सारी चीज़ें जो हैं वो जा करके स्कूल वगैरह में जा करके सीखते हैं तमाम तरीके की चीज़ों को, फिर यहाँ पर उभर करके आते हैं और इन्हें मॉडर्न चाइना का जो है फाउंडर भी कहा जाता है। नाम क्या बोले, सन यात सेन। यहाँ पर आते हैं और रिपब्लिक अब इस्टेब्लिश होने वाला है। क्यों, क्योंकि माइंडसेट रिपब्लिकन हो गया है, बाहर से वो आइडिया ही नहीं लेकर के आए थे, एक तरीके से वो माइंडसेट भी लेकर के आए थे, तो वही इस्टेब्लिश अब होगा।
तो अब जो मंचू डायनेस्टी थी, वही जो तुम्हारी पहले की डायनेस्टी चली आ रही है वर्षों से, ठीक है, उसको मंचू डायनेस्टी भी कहा जाता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसको क्या किया गया, उखाड़ के फेंक दिया गया और साथ में एक रिपब्लिक चीजों को प्रोक्लेम किया गया 1911 में सन यात सेन के द्वारा, ठीक है। सिस्टम को उखाड़ फेंका गया, रिपब्लिक को जो है प्रोक्लेम किया गया, कब एस्टैब्लिश किया गया, सन यात सेन के द्वारा। कब, 1911 में। इन्होंने 3 चीजों पे मेन फोकस रखा, 3 प्रोग्राम थे इनके। चाइनीज में बोलो तो साइन मिन चुई, सान मिन चुई। इधर अच्छे से बात करें या जाए तो वो क्या है, एक है आपका नेशनलिज्म, दूसरा एस्टैब्लिशिंग द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और तीसरा है सोशलिज्म। तो ये लोग मंचू एम्पायर को जो है उखाड़ फेंके, फिर नेशनलिज्म वाला भावना आ गया यहाँ पर, ठीक है। एक डेमोक्रेसी का गवर्नमेंट जो है पूरा एस्टैब्लिश करने का बात हुआ, और सोशलिज्म में जो कैपिटल है और लैंड होल्डिंग्स है इसको बराबर कर दिया गया, इक्वलाइज कर दिया गया। ये वाला सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, कहाँ पर, आपके सॉरी जो है रिपब्लिक को एस्टैब्लिश करने में। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि रिपब्लिकन रेवोल्यूशन भी होता है। तो भैया 4 मई 1919 को, ठीक है, किसके अगेंस्ट, जो पोस्ट वार कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके अगेंस्ट जो है डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। अब इसके लिए थोड़ा सा बात समझिए, चाइना ने सपोर्ट किया ब्रिटेन को, समझिएगा। यहाँ पर आने से पहले देखो, अभी हम क्या बताएं, आपको कुछ नहीं बताया, बाहर से आइडिया आ रहा है चाइना के अंदर, यहाँ से लड़के लोग गए बाहर सीखने के लिए, वो साथ में आइडिया ही नहीं सीख करके आए, एक रिपब्लिक वाला चीज़ भी सीख करके आते हैं। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि रिपब्लिक को स्टैब्लिश किया जाता है सन यात सेन के द्वारा 1911 में। 3 चीज़ें जो उनकी मेन मिशन रहती हैं, सन यात सेन गरीब परिवार से, फाउंडर मॉडर्न चाइना है भैया, आगे नेशनलिज्म, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और सोशलिज्म का बात होता है। अब रिपब्लिकन रेवोल्यूशन पे आओ, तो रिपब्लिकन रेवोल्यूशन 4 मई 1919 को होता है पोस्ट वार कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट में। अब ये सिस्टम है क्या, इसको समझते हैं। चाइना ने ब्रिटेन का मदद किया जापान के सिस्टम में, जापान के खिलाफ उसका मदद किया ब्रिटेन का, ठीक है। तो ये लोग सोचे कि भाई जीत जाएगा तो हमको भी जो है, ऐसे ही जापान बहुत काफ़ी जो है ज़मीन कब्जाया था चाइना का, तो ये लोग सोचे कि उसको लौटा देगा। तो अब इस जो है इसकी वजह से यहाँ पर उन लोगों ने सपोर्ट तो कर दिया। तो क्या हुआ कि चाइना ने ब्रिटेन का सपोर्ट किया, किसके खिलाफ, जापान के, और जापान हार भी गया, ठीक है। तो अब सब तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि जापान ने जो कब्जा कर लिया है उसको छुड़वा देगा ब्रिटेन, क्योंकि भाई ट्रीटी साइन होती है ना हर एक वॉर के बाद। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं, तब पर भी जो ब्रिटेन है उसने कोई भी जमीन जापान से चाइना को वापस दी नहीं। तो लोग चिढ़ गए, डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, ठीक है। इसी चीज को हम जो है रिपब्लिकन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखो, पीस ट्रीटी का जो भाई साइन हुआ, वहां पर चाइना अपना वापस जो टेरिटरीज है जो कि जापान वगैरह सीज कर दी थी वो वापस नहीं ले पाया। तो अब ये जो प्रोटेस्ट है और ये जो मूवमेंट बन गया एक तरीके का, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि भाई हम इनको मदद किए यार, ये हमको वापस अपना चीज़ नहीं दिलवाए, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया। और ये प्रोटेस्ट आगे चल करके एक पूरे जनरेशन के लिए एक तरीके का भाई यूनाइट करके एक क्या कह सकते हैं इसको, कि पूरा एक तरीके का मूवमेंट बन गया हमारा, ठीक है। अब वो आगे चल करके देखेंगे कि ट्रेडिशंस पे अटैक होने लगा। चाइना को सेफ किया चाह रहे थे वो लोग, किसके दम पर, मॉडर्न साइंस के दम पर, डेमोक्रेसी के दम पर, ठीक है, नेशनलिज्म के दम पर। ये सब उनके शस्त्र थे चाइना को बचाने के लिए, सबको यूनाइट करने के लिए, ठीक है, जो कि हम जानते थे। अब ये जो लोग हैं, इन लोगों को कौन से बदलाव चाह रहे थे, देखो ये लोग जो लोग हैं, ये जो रेवोल्यूशन हो रहा है, इनमें इन लोग का डिमांड क्या था, ये कौन सा बदलाव चाहते थे। सबसे पहला तो जो राइटिंग है ना, उसमें आसान भाषा का इस्तेमाल किया जाए, सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए ताकि सब लोग भाई पढ़ सके। दूसरा कि फुट बाइंडिंग का जो प्रैक्टिस है, औरतों का क्या किया जाता था, जैसे मान लो ये हमारा पैर है, नॉर्मल पैर है, अब क्या किया जाता था कि हेको ऐसे मोड़ के ऐसे से बांध करके, मतलब ये जान जो कि पैर ऐसा होता है लेकिन सिकुड़ करके ऐसे गोड़ रखे हैं, समझ रहे हो ना, मतलब कि इस फर्श है, हम शांति से भैया नॉर्मल हमारा पैर ऐसे ऐसे करके चले जाते टुकुर टुकुर करके। अब इसको मोड़ करके इसे बाइंड करके टुकुर 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 छोटी बुड़की गोड़ बना दिया सब औरतों का। अब मानते थे कुल फैशन है, ब्यूटी है, अरे कोपर ब्यूटी ऐसे गोड़ ऐसे जो है मुरुक गया है, उसको नहीं कि सीधा करने, तो ई वाला सिस्टम वहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसको बैन किया गया। वुमेन लोगों के सपोर्ट में काफ़ी बातें की गई। मैरिज के सिस्टम में जो है इक्वालिटी दिखाया जाने लगा, है ना। और आगे देखेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि गरीबी वगैरह मिटे, इसमें भी बात छेड़ा गया। ये कुछ बदलाव के उनके डिमांड्स थे। पकड़ पा रहे हैं, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा इसमें मगजमारी, कुछ ज़्यादा कचोधन करने का ज़रूरत नहीं है, टिडिम्मा नहीं है, बहुत आसान से याद हमको हो जाएगा।
ठीक है, सॉरी। आगे बढ़ा जाए तो इस सब सिस्टम के बाद ना कंट्री जो है एक क्राइसिस के दौर में कूद जाता है रिपब्लिकन रेवोल्यूशन के बाद। अब रिपब्लिकन रेवोल्यूशन हो गया, उनका डिमांड क्या, ये कुल डिमांड है, देख लो आपके सामने है ना, जिस पे अभी हम लोग बात किए। अब आगे देखो, यहाँ पर दो सिस्टम है। एक जो ग्योमिडांग करके एक पार्टी है, जिसको आप ग्योमिडांग भी कह सकते हैं, नेशनल पीपल पार्टी भी कह सकते हैं, एनपीपी भी कह सकते हैं। तो एक पार्टी है जो कि किसके आइडिया पे चलती थी, ज्यादातर सन यात सेन के। किसके आइडिया पे चलती थी, सन यात सेन के। अब फिर से याद दिलवा दे तुमको, सन यात सेन कौन है, वही रिपब्लिक स्टैब्लिश करने वाले गरीब व्यक्ति, मॉडर्न चाइना के फाउंडर माने जाते थे सन यात सेन को। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ही उनका नाम आया था, कम्युनिस्ट पार्टी का नाम आया, सन यात सेन का नाम आया था, ठीक है ना। अब तो सन यात सेन के आइडिया पे कौन चलता था, ग्योमिडांग। ग्योमिडांग एक नेशनल पीपल का पार्टी है। और आगे देखो तो यहाँ पर दो पार्टी आपको देखने को मिलती है, एक कम्युनिस्ट पार्टी, एक नेशनल पीपल पार्टी, जो कि है ग्योमिडांग। अच्छा ठीक, अब ये दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन, नेशनल पीपल पार्टी सन यात सेन के आइडिया पे चलने वाला, आगे कम्युनिस्ट पार्टी जो खांसी आ रहा है यार बहुत, सॉरी, है ना। तो ये दो जो पार्टी आपको देखने को मिलेगा, ये काम करने लगा पूरे देश को यूनाइट करने में, मतलब एक्टिव हो गए समझ जाइए, ठीक है। दो लोग निकल करके आते हैं ताकि यूनाइट करें भाई कंट्री को, ठीक है, और स्टेबिलिटी को जो है मेंटेन किया जाए। इनके मेन मुख्य जो रीजन थे वो कौन कौन से थे, क्लॉथिंग को लेकर के, फूड को लेकर के, हाउस को लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, इन पर इनका जो है मेन जो ऑब्जर्वेशन हुआ करता था ग्योमिडांग का, आपके नेशनल पीपल पार्टीज का, वो इस पर हुआ करता था। अब ये आइडिया के किससे चल रहा है, सन यात सेन के आइडिया पे चल रहा है, ठीक है। लेकिन आगे चल करके आप जब देखेंगे कि सन यात सेन की जब मृत्यु हो जाती है तो चियांग काई शेक, आराम से भाई नाम में थोड़ा सा दिक्कत होगा, हम समझ रहे हैं। सन यात सेन 1911 में चाइना के फाउंडर एस्टैब्लिश किए रिपब्लिक। आगे चल करके देखो इन्हीं के आइडिया पे ग्योमिडांग नेशनल पीपल पार्टी चलती थी, जो कि दो पार्टियां, ये नेशनल पीपल पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी अहम रोल निभाती हैं यूनाइट करने में, काम करने में, यानी कि दो मेन पार्टी देखने को मिलता है। अब भाई साहब सन यात सेन जी गुजर जाते हैं आपके, तो आगे सन यात सेन के जगह कौन आता है, चियांग काई शेक। कौन आता है, चियांग काई शेक आते हैं, और चियांग काई शेक अगले लीडर बन जाते हैं। अब भैया चियांग काई शेक आएंगे, जब लीडर बदला है तो काफी बदलाव भी देखने को मिलेगा। तो अब हम आगे बात करेंगे कि ये वॉरलॉर्ड्स पे, कम्युनिस्ट पे, ठीक है, सेकुलर रेशनल कन्फ्यूशियाज्म पे और तमाम तरीके की चीजों पे क्या बदलाव करते हैं, ये सब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको छोड़ो, ये वाला टॉपिक को छोड़ो, अभी जानो क्या कि कम्युनिस्ट पार्टी में और ग्योमिडांग वाले जो लोग हैं, सन यात सेन के गुजरने के बाद कौन आ गया लीडर, चियांग काई शेक आ गए लीडर। अब लीडर बनने के बाद काफी कुछ बदलाव करेंगे, इसको मिटा करके देखो इनका बदलाव कुछ वॉरलॉर्ड कम्युनिस्ट वगैरह में होगा, वो सब अभी हम देखते हैं, ठीक है ना। तो वहां से यहाँ तक इसको रिलेट करिए, और हम साइड हो रहे हैं, इसको पॉज करके नोट करिए, फिर मिटा करके हम देखते हैं कि भाई साहब जो हमारे नए लीडर चियांग काई शेक आएंगे वो क्या क्या बदलाव करते हैं, ठीक है। नोट कर लो भाई, आगे चलते हैं, समझे। तो अब आपके नए लीडर आ गए, ठीक है। कौन आ गए नए लीडर आपके, चियांग काई शेक। देखो ये कुछ बदलाव करते हैं। सबसे पहले आते ही कुछ मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट करते हैं ताकि वो वार लॉर्ड्स को कंट्रोल कर सकें, और साथ ही साथ जो बाकी अलग रीजनल लीडर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकें, और कम्युनिस्ट के खिलाफ कम्युनिस्टों को जो है एलिमिनेट कर सकें। ये जो है कुछ कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं। और इनका बात कन्फ्यूशियनिज्म में, रेशनल और सेकुलर कन्फ्यूशियनिज्म जो है हर जगह चले, ये इनका भावना था। आगे चल करके देखें तो कुछ हैबिट और इंस्टिंक्ट जो है बिहेवियर, यूनिफाइड बिहेवियर करने के लिए जो है ये बात करते हैं, ठीक है ना। कुछ हैबिट डेवलप करने के लिए बोलते हैं ताकि एक जैसे कि बिहेवियर में यूनिफिकेशन आ सके, समझ रहे हैं इसको। और लास्ट में आते आते इनका थोड़ा सा कुछ नज़रिया वुमेन को भी ये कुछ भाई बोलते हैं कि सब औरतों को अपने अंदर कुछ हैबिट जो है रखना चाहिए, नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहला क्या, चैस्टिटी, मतलब पवित्र रहें, क्लीन रहें, अपीयरेंस उनके देखने में कैसे हैं, स्पीच, वर्क, ये सब पे औरतों को एक मतलब कहते हैं ना हर एक तरीके से जो है रहना चाहिए। और यहाँ तक ही नहीं, वो डिसाइड करते थे कि भाई साहब उनके गारमेंट्स का कितना लेंथ वगैरह होगा, ये सब चीज़ों पे भी मतलब एकदम वो थोड़ा समझ रहे हैं ना कैसे पाबंदी लगाया जा रहा है यहाँ पर, इस हिसाब से जो है ये मानवता था। अब आगे चल करके देखते हैं कि क्या सोसाइटी का
उस समय सोशल कल्चर क्या था, बदलाव क्या हुए, ये जो आपकी एनपीपी है ये फेलियर क्यों हुई, कुछ उसके फेलियर्स भी हैं, उस पर भी हम थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। अब देखो, जो सोशल बेस था वो खाली अर्बन एरियाज में एक तरीके से माना जाता था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी वो बहुत ही धीरे थी और लिमिटेड थी, ठीक है। जो अर्बन वर्कर्स हैं, जैसे कि वुमेन वगैरह भी इसी में आ गई है ना, औरत के साथ साथ अर्बन वर्कर्स जो हैं उनकी कम तनख्वाहें थी, वेजेस कम थी और ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता था, वर्किंग कंडीशन जो है ख़राब था। साथ साथ में आगे चल करके देखेंगे कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ की जो स्प्रेड हुई आगे चल करके, ये एक मदद करता है आपके सोशल और कल्चरल चेंज में। स्कूल वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह सोशल और कल्चरल चेंज में भाई थोड़ा सा मदद करते ही करते हैं, है ना। उसमें से एक यूनिवर्सिटी का आप नाम याद रखेंगे, पेकिंग यूनिवर्सिटी 1902 में आई, ठीक है। काफ़ी चीज़ें जो है आगे चल करके बदलाव कुछ जर्नलिज्म में देखने को मिलता है ना। नए नए आइडियोलॉजीज़, जैसे महात्मा गांधी जी को भी थोड़ा सा वहाँ के उनके आइडियाज़ जो है लोगों को बताए जाते हैं, ठीक है। और आपके एक और जो है रिफॉर्मर थे, उनका भी जो है बात यहाँ पर किया जाता है गांधी जी के अलावा, उसको भी आप ध्यान देंगे। आगे बढ़ कर के बात किया जाए तो लाइफली वीकली जो न्यूज़पेपर टाइप में था, जो जर्नलिज्म में चीज़ें थी वो जाओ ताओफेन के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती थी। ये भी एक नए तरीके का ट्रेंड आपको देखने में मिलता है। आगे चल करके देखेंगे कि जो गोमिंडांग है, जो एनपीपी है, वो कुछ मामलों में फेल होती है कंट्री में। क्या क्या? क्योंकि उनका सोशल बेस जो था यार बहुत ही नैरो टाइप का था, उनके पॉलिटिकल विजन्स थोड़े से लिमिटेड में ही थे, है ना, उतना ज़्यादा सोच कुछ एडवांस टाइप नहीं था, ठीक है। पार्टी ने जो पिजेंट्री लोग होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, और जो बढ़ती जा रही है समाज में जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है ना, उस पर ये लोग ध्यान नहीं दिए। साथ में हर जगह जहाँ भी देखो तहाँ मिलिट्री ऑर्डर को भैया लगा दिया करते थे, प्रॉब्लम को एड्रेस ना करने के बजाय। तो ये सारे कंडीशन थे और फिर जा कर के दिक्कतें चल रही थी, और फिर जा कर के हमारे कम्युनिस्ट पार्टी जो है राइज होता है, कम्युनिस्ट पार्टी का। समझ रहे हैं ना। तो ये बेसिक सीन है आपके। इकाई शेख आते हैं, क्या करते हैं, फिर उसके बाद गोमिडांग कहाँ कहाँ जो है मात खा जाती है। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चल करके बात करेंगे तो अब देखो कम्युनिस्ट पार्टी का कैसे राइज होता है, तो कहानी समझो। जापान ने चाइना में जो है भाई दाखिला दिया 1937 में एक तरीके से, जिससे चाइना पड़ गया कमज़ोर। यहाँ के भैया कॉमन पीपुल के लाइफ वगैरह बर्बाद हो गए एक तरीके से। 1945 से लेकर के 1949 के बीच में जो दाम थे वो हर महीने 30% बढ़ जा रहे थे, जिससे कि आम जिंदगियाँ पे बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ रहा था। अब दो क्राइसिस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कितने क्राइसिस? दो क्राइसिस आपको देखने को मिलता है। एक है इकोलॉजिकल क्राइसिस, एक है सोशल इकोनॉमिकल क्राइसिस। अब यहाँ पर देखो जैसे डिफॉरेस्टेशन वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बाढ़ वगैरह देखने को मिलता है, सोशल एक्सोसिएशन देखने को मिलता है। तो ये सारा एक तरीके का क्राइसिस आपको देखने को मिलता है। आगे चल करके बात करें तो जो लैंड टेन्योर सिस्टम है इसमें गड़बड़ी, ठीक है। आगे चल करके प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन जो है, पुअर कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें भी जो है आपको मैटर यहाँ पर देखने को मिलता है। ये बेसिक वो बातें हैं, है ना, जिसका माहौल चल रहा था। फिर आगे चल करके आप देखेंगे कि 1921 में आकर के जो है आपकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो फाउंड होती है, ठीक है। 1931 तक आते आते भाई आपकी जो सीसीपी है वो फॉर्म हो चुकी है। माओ जेडोंग जो है इनके मेजर लीडर निकल करके आते हैं। अब माओ जेडोंग आ गए, नाम आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। माओ जेडोंग यहाँ पर एक नए मेजर लीडर निकल करके आते हैं। अब ये कुछ काम करते हैं, ये एक अलग तरीका निकालते हैं अपने जो रेवोल्यूशन के प्रोग्राम्स हैं उसको करने के लिए। अपना बेस जो है, जो अपना रेवोल्यूशन का पूरा सिस्टम है, उसको पीजेंट्री पे, जो मजदूर वर्ग है, उन पे आधार बना करके काम करते हैं। माओ और जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो लोग जियांगसी में 1928 से लेकर के 1934 तक, ठीक है, वहाँ पर वो लोग कैंपिंग किए ताकि सिक्योर किया जा सके उन लोगों को गोमिंडांग अटैक से, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। पीजेंट सोवियत वॉज फॉर्म्ड, पीजेंट सोवियत बनाया गया। जो ज़मीनें थीं उनको फिर से अपने अंडर लेकर के सबको वापस बराबरी में बांट दिया गया। ये सारी चीज़ें की गई, किसमें? पीजेंट्स में बांट दिया गया। ये इन्होंने वुमेन एसोसिएशंस को भी काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया। ये नया मैरिज लॉ लेकर के आते हैं और ख़रीदना और बेचना, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स को, ये सब चीज़ों को जो है बंद कर देते हैं। डिवोर्स का सिस्टम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। काफ़ी सही काम करते हैं। फिर आगे चल कर के सिस्टम आपका लॉन्ग मार्च पे आता है कि फिर 6000 माइल का कठोर यात्रा एक तरीके से तय किया जाता है सांगसी में, और नए उनका जो नया बेस बनता है यानान में जा करके। ये सभी बात आपको देखने को मिलेगी आगे चल करके। तो ये सीन आप देख रहे हैं कि अब कम्युनिस्ट पार्टी राइज होने वाली है। कम्युनिस्ट पार्टी का राइज कैसे हो रहा है? तो
प्रीवियस सीन समझ रहे हो क्या क्या साथ में होता जा रहा है। जापान परेशान किया, महंगाई बढ़ रही है, लोगों में क्राइसिस वगैरह का सीन है। उसके बाद फिर आकर के जैसे ही माओ जेडोंग एक नए लीडर निकल करके आते हैं, इसके बाद ये धड़ाधड़ काफ़ी बदलाव करते हैं, अटैचमेंट होता है। तो भाई आमतौर पर कॉमन सेंस की बात है कि उनका ग्रोथ होना ही होना है, ऐसे बेसिक सारी चीज़ें होंगे तो ठीक है ना। तो इसको फटाफट से नोट करिए, आगे हम लॉन्ग मार्च पे चलते हैं, लॉन्ग मार्च को भी डिस्कस कर लेते हैं कि लॉन्ग मार्च में क्या क्या सीन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा लॉन्ग मार्च के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। आगे चल करके आप देखते हैं कि लॉन्ग मार्च होता है। लॉन्ग मार्च का देखो यार सिस्टम बहुत ही निराला सा है। 6000 माइल तक ये लोग बहुत ही मुश्किल रास्ता जो है कवर करते हैं, सैंक्सी जाते हैं, ठीक है। अपना नया बेस सियानन में उनका बनता है। आगे चल करके देखेंगे तो पूरा सिस्टम इनका किस पे था कि वार लॉर्डिज्म को ख़त्म करना है, लैंड रिफॉर्म्स, इस सारे बहुत चाहिए बदलाव चाहिए, और जो भी विदेशी हमारे ऊपर कब्जा करके बैठना चाह रहे हैं इसके खिलाफ हमें लड़ना है। आगे बात किया जाए तो देखो जब जापान से युद्ध चल रहा था तो कम्युनिस्ट और आपकी ग्योमिडांग पार्टी जो थी वो तो काम संघे काम की, लेकिन जैसे ही वार खत्म होता है कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ जाती है और ग्योमिडांग को जो भैया हरा दिया जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, इनसे जब झगड़ा होता है। आगे चल करके यहीं पर आपको एक नया पोर्शन देखने को मिलेगा कि कैसे वहाँ पर नई डेमोक्रेसी जो है इस्टेब्लिश करी जाती है 1949 से लेकर के 65 के बीच। अब देखो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था, किस पे, नए डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। अब जो भी इकोनॉमी वगैरह थी कि देखो भाई इकोनॉमी से देश का ग्रोथ का पूरा संबंध है। अब जो इकोनॉमी थी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। पहले भैया सब राजी राजा इकुल अपने मन से वीक सिस्टम था, संभाल पा नहीं रहे थे, ठीक है। तो अब इस चीज़ को देखा गया, प्राइवेट इंटर्न प्राइसेस और जो भी प्राइवेट ऑनरशिप थे लैंड के, ज़मीन के, उसको अबोलिश कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई आपके डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में। और आगे बढ़ करके देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ निकल करके आती है, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट लॉन्च इन 1958। ये मूवमेंट एक तरीके का जोर देने के लिए, एक तरीके का पूरा एकदम पुश करने के लिए सारे सिस्टम को जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इकोनॉमी से ही सारा सिस्टम है, पैसे से ही सारा सिस्टम है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइज रैपिडली कहाँ पर सेटअप कर देते हैं, जो स्टील फर्नेसेस होते हैं, जो भट्टियाँ होती हैं, वो लोगों के घर के पीछे अपना सेटअप कर दिया करते थे, इंडस्ट्री चलाया करते थे, ठीक है, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तगड़े तरीके से हो। आगे जा करके देखेंगे तो पीपल कम्यून्स बनाए जाते थे। इनमें क्या होता था कि उनका पूरा का पूरा जो ज़मीन है वो खुद से आउन किया जाता था और कल्टीवेट किया जाता था, वहीं पर भट्टी वट्टी भी हुआ करता था। ये सब रूरल एरियाज़ में हुआ करता था, ठीक है। तो आपको जो माओ जेडोंग हैं वो क्या कर रहे हैं, बाकी सारे जनता को इस वे में जो है बता पाएँ ताकि उनके जो भी पार्टी के गोल्स थे, ठीक है, जो माओ जेडोंग चाह रहे थे, वो सारे गोल्स को चौचक तरीके से इंट्रोड्यूस कर पाए ताकि लोग उस दिशा में जो है बढ़ना स्टार्ट करें, उस दिशा में जो है काम करना स्टार्ट करें, ताकि जो रिपब्लिक वाला सीन है हमें अच्छे से देखने को मिले। तो माओ का क्या कंसर्न था कि वो एक सोशलिस्ट मैन वाली बात, लव वाला बात, लोगों के लिए फादरलैंड वाला बात, लेबर को, साइंस और पब्लिक प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ों पे जो था उनका कंसर्न ज़्यादा था। ज़्यादा एक जो उनका रास्ता था वो इस प्रकार से इसी पे जो है पूरा का पूरा एक तरीके के सिचुएटेड था। अब इस वजह से आगे चल करके आप देखेंगे कि ग्रेट प्रोलिटेरियन और कल्चरल रेवोल्यूशन जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ से पैदा होता है, देखो जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था कंसेप्ट पे, जो सोशलिस्ट मैन का कंसेप्ट था, इसके वजह से जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था, इसके जो कन्फ्लिक्ट की वजह से इस ग्रेट पॉलिटेरियन और कल्चरल रेवोल्यूशन का लॉन्च हुआ। कब हुआ भैया, 1965 में इसका लॉन्च होता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि रेड गार्ड्स आर्मी बनाई जाती है, जहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं और उनके अंदर आर्मी आती है, वो रेड गार्ड्स के अंदर आते हैं। ये किसके खिलाफ लड़ते हैं, जो पुराने कल्चर, पुराने हैबिट्स, पुराने कस्टम्स थे उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। देखो बेसिकली हो यही रहा है ना कि पहले का मुद्दा छोड़ो, अब नए तरीके से मॉडर्न चीज़ पे आओ, रिपब्लिक बनो, ठीक है, सब एकदम डेमोक्रेटिक सिस्टम बैठा करके इकोनॉमिक पे ध्यान दो, तब जा करके कोई देश जो है अच्छे से डेवलप होगा, ठीक है। पढ़ाई पे, कल्चर पे, ये सारी चीज़ों पे जो है ध्यान देना किया जा रहा था। इसमें क्या किया जाता था, स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को, ठीक है, विलेज साइड में भेजा जाता था, कंट्री साइड में भेजा जाता था, ताकि वो मासेस से जो है सीख ले सके। और ये जो कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ, इसने क्या किया भैया, पार्टी को पूरा एकदम
इसके जो रेवोल्यूशन की वजह से जो है वो कमज़ोर पड़े। इकोनॉमिक में एक अलग सिस्टम में इकोनॉमी में जो है बदलाव देखने को मिला, एजुकेशन सिस्टम में जो है बदलाव देखने को मिला। अब 1975 में पार्टी ने फिर से सारी चीज़ों पे ध्यान दिया, ठीक है, ताकि ये जितने भी सोशल डिसिप्लिन वगैरह हैं ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया और फिर से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाने में कोशिश किया गया, ताकि अब जा कर के एक सिस्टम आपको ध्यान से देखने को मिलेगा। अब काफ़ी कुछ बदलाव भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। 1978 में चाइना में काफ़ी कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। देखो 1900 इस कल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से हल्का सा असर पड़ा, फिर 1975 में जाकर के फिर से उस चीज़ों को रिकन्सिडर किया गया ताकि सब चीज़ें बढ़े, और फिर 1978 में आकर के कुछ चेंजेस हुए। पार्टी ने अपने कुछ गोल्स डिक्लेयर किए, ठीक है। 4 चीज़ों पे मेन फोकस था, साइंस पे, इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर पे और डिफेंस पे। इन चारों चीज़ों को अच्छे से ग्रो करना है, तभी हमारी जो ताकत है, जो हमारा जो सिस्टम है वो मजबूत होगा। अब इकोनॉमी में बहुत सारे बदलाव आए। 1982 में एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज़ का प्राइवेटाइजेशन हुआ, है ना। ये सारी चीज़ें इसलिए करी जा रही हैं ताकि ग्रोथ हो। आगे चल करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए ताकि फॉरेन का भैया वहाँ से विदेशी का इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सके, ये सारी चीज़ों को किया गया। आगे इसका जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 2001 में ये लोग जा करके इन लोग का मिलन टाइप का वहाँ पर कंसिडर कर लिया जाता है, जिससे भी और फ़ायदा होता है। काफ़ी नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाई जाती हैं वहाँ के इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए। और इकोनॉमी ग्रो होगा तो जाहिर सी बात है देश ग्रो होगा। और धीरे धीरे आज के समय में आप देखते हैं चाइना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है आपके इकोनॉमी के फील्ड में, आपके पूरे रीजनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। ये बेसिक बदलाव आपको 1978 के बाद देखने को मिलते हैं, और 1978 के बाद ये धीरे धीरे काफ़ी बदलाव हुए, जिसकी वजह से हम आज चाइना को एक तगड़ा नेशन के तरीके से देखते हैं। तो बेसिकली सिस्टम क्या था, पहले की भावनाएं जो थी, पहले के जो रूलर्स थे वो बड़े कमज़ोर, ठीक है, तो डर सताता रहा, बाहरी आकर के परेशान करते रहे। फिर धीरे धीरे एजुकेशन की वजह से जो नए नए लीडर्स आए वो लोग एक्टिव हुए। जो स्टार्टिंग में आपको बेसिक 3 ग्रुप बताए थे जिनका अलग अलग व्यूज़ था, जिनका अलग अलग पॉइंट था चाइना की डेमोक्रेसी में लेकर के, तो ये लोग एक्टिव हुए, मेजर्स लिए, बहुत सारे रेवोल्यूशन छोटे छोटे स्तर पर, बड़े बड़े स्तर पर हुए, ताकि एक बदलाव लाया जा सके, रिपब्लिक वाला फील क्रिएट किया जा सके, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम बैठाया जा सके। ऐसे ऐसे कर करके जो पूरा सीन यहाँ पर देखने को मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलता है। काफ़ी चीज़ें एबोलिश की गई, काफ़ी चीज़ों को जो है परमिशन दिया गया, काफ़ी रिफॉर्म्स हुए, काफ़ी बदलाव हुए, जिसके वजह से आज जो हम चाइना देखते हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आता है। इसके भी जो इतिहास पे हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे। तो ये बेसिकली आपका बात था चाइना के ऊपर। हम साइड में हट रहे हैं, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बेसिक पूरी की पूरी कहानी हो गई हमारे चाइना के ऊपर। अब चाइना के बाद बचता है 2 छोटा सा कहानी, एक कोरिया का और एक ताइवान का। इसको ख़त्म करेंगे तो ये हमारा बेसिकली जो मॉडर्नाइजेशन वाला चैप्टर है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं आपके ताइवान पे और कोरिया पे। तो अभी तक जापान और चाइना का कहानी ख़त्म हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे अपने कोरिया और ताइवान के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहले हम लोग ताइवान के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए ये आपका जो एशिया वाला है ना सिस्टम, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपका ताइवान, ये छोटा सा दिख रहा है ना ताइवान, और यहाँ पर आपका कोरिया और यहाँ पर आपका जापान। यानी कि इस चैप्टर में गुरु तुम 4 जगह घूमे, एक घूम लिए ये चाइना, एक घूम लिए ये ताइवान छोटा सा, एक घूम लिए ये जापान, और एक घूम हो गया अभी कोरिया। तो अब हाई ताइवान को हाई से धय के जूम कर देते हैं तो देखो ये फैल गया छोटा सा आइलैंड आपको दिख रहा है, ये है ताइवान के ऊपर। अब इसके ऊपर तो हम चर्चा कर लेते हैं कि ताइवान एक छोटा सा आइलैंड एरिया है, ये जापान का कॉलोनी रह चुका था। हम आपकी एक भावना समझ सकते हैं कि हो सकता है आप लोगों को छोटी छोटी लग रहा होगा, है ना, लिख दिए हैं सटाए के। तो इसका एक कारण हो जाता है अक्सर कि अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, है ना, कि स्लाइड कर देंगे तो चल जाएगा। अब सोचिए आपको पढ़ाने के लिए पहले कुल लिखना पड़ता है जो नोट्स, पहले तो एनसीईआरटी पढ़ करके छांटें, एनसीईआरटी में से अपना नोट्स बनाना पड़ता है। उस नोट्स को बनाने के बाद जो पीडीएफ देखते हैं ना 20-20 पन्ना का, वो पीडीएफ बनाने के बाद फिर उसको इस पर लिखना पड़ता है, लिखने के बाद जो है फिर इसको बनाना पड़ता है। तो थोड़ा सा हम कंजूसई कर दे रहे हैं कि
थोड़ा सा एडजस्ट करके काफ़ी चीज़ एक बार में अटवा देते हैं ताकि एक ही बार में वीडियो बना सकें, फिर मिटा करके फिर लिखेंगे। तो इस पर हल्का सा एडजस्टमेंट कुछ समय के लिए, जब तक चल नहीं रहा है सिस्टम, धीरे धीरे काम चल रहा है तब तक किया जाएगा। फिर भगवान भरोसे सिस्टम होगा तो देखा जाएगा, तो हम लोग भी इम्प्रूव किया जाएगा, है ना। अरे सब उभरता है, हम लोग भी उभरेंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए कुछ हल्का सा देखो यार, स्टार्टिंग में है ना, क्या कहते हैं उसको, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन उम्मीद है कि हल्का सा नेट बस 360 से 480 p लगा देंगे, कुल क्लियर हो जाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा, और बाकी आप हमको क्या ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे सीक्वेंस हम कलम चलाते आए उसी सीक्वेंस को आप फॉलो करते आइएगा। अब फिर काहे टेंशन लिए हैं यार, हम लोग का साथ बना रहेगा, भी बहुत कुछ देखना है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए ताइवान के ऊपर। तो ताइवान का क्या सिस्टम था कि छोटा सा आइलैंड है, और ये आइलैंड जो है जापान का कॉलोनी रह चुका है, यानी जापान इस पे शासन कर चुका है। और दो चीज होती है, एक होता है कायरो डिक्लेरेशन 1943 में, दूसरा होता है पोट्सडाम प्रोक्लेमेशन 1949 में, जो कि वापस इसका सोवरेनिटी जो है, वापस इसका जो संप्रभुता है वो इसको मिल जाता है। अब आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर आप जब देखे थे उस समय की कहानी, याद है आपको चियांग काई शेक, जो कि ग्योमुडांग वाले थे भैया, चियांग काई शेक याद है ना, उनके ये जो यात्सेन थे उनके गुजरने के बाद ये आए थे, याद है ना, वही है यहाँ पर। तो अब जब ये हार गए थे कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, तो ये भाग गए ताइवान, समझ रहे हैं, ये चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा हार गए, तो ये निकल लिए छुट्टू सा आइलैंड पे ताइवान, और संघे अपने यार 300 मिलियन के बराबर, समझ रहे हैं ना, खजाना टाइप का सब सिस्टम उस्टम लेके गए, और इम्पोर्टेंट ट्रेजर जो है वो भी लेकर के चल दिए कहाँ पर, ताइवान में। और ताइवान में जा करके देखो यहाँ पर भाई साहब का सिस्टम चला नहीं, खेत दिया गया, हार गए, भाग गए ताइवान में जाकर के छुट्टी सा आइलैंड पे लगे अपना कब्जा दिखाने, और रिप्रेसिव गवर्नमेंट वहाँ पर एकदम, यानी गजब तगड़ा गवर्नमेंट वहाँ पर फॉलो जो है ताइवान में स्टेब्लिश कर दिए, यानी कि कौनो कुछ बोल नहीं सकता, कौनो कुछ इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता, और कौनो इनके अपोजिशन में नहीं खड़ा हो सकता। भाई रुपया लेके भागे हैं, पैसा पावर का दिक्कत नहीं, तो भौकाल में तो रहेंगे ही आपके जो है शेख जी। अब देखो शेख जी हमारे उस सिस्टम में जब थे, तब आपको देखने को मिलेगा कि ट्रेड बढ़ा भैया, एग्रीकल्चर भी बढ़ा, और जो जीएनपी था वो सेकंड आ गया पूरे एशिया में। जीएनपी माने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो उस समय का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पूरे चाइना में सेकंड नंबर पे ताइवान आ गया, कि देखो भाई कि इनकी इकोनॉमी बड़ा सिस्टम सही होने लगा है ना, कितना प्रोडक्ट ये लोग कर रहे हैं। आगे जब देखें तो दुखद खबर ये आई कि काई शेक का 1975 में निधन हो गया। अब जब ये निधन हो गया तो अगले रूलर आएंगे कि नहीं आएंगे, और जो अगले रूलर आते हैं ताइवान में, वो मार्शल लॉ को पहले तो ख़त्म कर दिए, मार्शल लॉ को ख़त्म करने के बाद ओपोजिशन को अलाउ कर दिए, जिससे सिस्टम काफ़ी सुधार में आया। और आगे चल कर के देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी में काफ़ी बदलाव आए चियांग जी के मरने के बाद, काफ़ी कुछ सिस्टम आया, और फिर फाइनली जो लोकल ताइवानीज थे वो आखिरकार पावर में आ गए फ्री इलेक्शन के द्वारा। तो हमको ताइवान का बहुत ही आसान सा कहानी, ताइवान जापान का कॉलोनी था, इसको हाइदूठो डिक्लेरेशन याद कर लो, इसके बाद इसको सोवरेंटी मिल गया। हमारे चाइंग काई शेक जो हैं, चाई काई शेक, चियांग काई शेक, जो भी कहना है कहो, एसेंट में, अरे क्या घबराना भाई, चाइनीज़ नाम है, हम लोग बिहारी, हम लोग यूपी वासी है ना, यूपी बिहार के हम लोग हैं। अब कहाँ से वो एसेंट लेकर आए कि चिंपा पू करे पुम्पा ची करे, वो तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी चियांग काई शेक जी हैं जो कि डिफीट हो गए। इसके बाद ताइवान गए, $300 मिलियन वाला लेकर के गए, ट्रेजर मिल गया, ठीक है। उसके बाद स्पीच वॉइस अपोजिशन कोई लोग अपोज कर दिए एकदम। आगे चल करके देखेंगे तो 1975 में मर गए, अगले आए मार्शल लॉ को हटा दिए। ये सब बेसिक आइडिया हमने ताइवान का देखा, ताइवान की इतनी सी कहानी है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको घुमा, लिख लो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जो है लिख लो, आगे बढ़ा जाए तनी आपको कोरिया ले चला जाए, ठीक है, हो गया ना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको लेकर के चलेंगे कोरिया घुमाने। तो देखो यार, हाई चाइना से टिकट कटवा लिया, ताइवान घूम लिया, देखो हाई बगलिए में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दिख रहा है ना। अब ये पहले हुआ करता था कोरिया, समझ रहे हैं ना, ये पहले क्या हुआ करता था, पूरा का पूरा सिस्टम कोरिया हुआ करता था। इसके पीछे की जो कहानी है उसको समझते हैं ध्यान से। देखो आज के समय में अगर हम कोरिया का बात करें तो कोरिया दो भाग में बटा है,
नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। आज के समय में अगर हम बात करें तो कोरिया वही जो किम जोंग देखते हैं ना सन की जो बटा हुआ है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। अब उस समय एक में था। तो इसका कहानी देखो 1392 से लेकर के 1910 तक यहाँ पर एक डायनेस्टी रूल करती थी जिसका नाम था जोसेon डायनेस्टी। इसके इतिहास में हम जा रहे हैं तो 1910 से लेकर के 1392 से लेकर के 1910 तक लगभग अगर हम बात करें तो 5 साल कौन सी डायनेस्टी रूल की वहां पर? जोसेon डायनेस्टी। 1910 में जापान चचा यहाँ पर आए और जापान रूल करने लगे। जापान आपके 35 साल यहाँ पर राज किए थे। देखो अगर आपको दिख रहा होगा तो वही कोरिया है और इन जगह ही जापान है। तो जापान कब रूल करने लगे? इनको 35 साल तक रूल किया 1910 के बाद 1945 तक। क्यों 35 साल रूल किए? इसको समझने के लिए आपको आगे का सिस्टम समझना पड़ेगा, क्योंकि 1939 से लेकर के 1945 के बीच आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया। अब वर्ल्ड वॉर किनके किनके बीच था? ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस और सोवियत यूनियन, बेसिकली जो रसिया, और किसके खिलाफ में था? जापान, जर्मनी और इटली के। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापान, जर्मनी, इटली तो भाई साहब हार गया। अब ये हार गया तो अब 1948 में दोनों नेशन को अलग अलग कर दिया गया। अब समझो ध्यान से, बहुत ही प्यारी सी कहानी है। पहले कोरिया एक देश 500 साल तक है जोसेon डायनेस्टी रूल की। 1910 में आकर के जापान यहाँ पर कब्जा कर लिया, 35 साल तक रूल किया, आगे भी करता, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से जापान, जर्मनी, इटली लोग हार गए। तो अब उस कंडीशन में नहीं रहा कि वहां पर रूल किया जाए, है ना। अब तो रूल को छोड़ना पड़ेगा। तो कोरिया का क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद? तो अब देखो कोरिया का ये हुआ कि कोरिया बट गया नॉर्थ में और साउथ में। नॉर्थ पे कब्जा हुआ सोवियत यानी रसिया वालों का, साउथ पे कब्जा हुआ यूएसए वालों का। देखो नॉर्थ पे कब्जा हुआ रसिया वालों का, साउथ पे कब्जा हुआ यूएसए वालों का। एयर से कुल यूएसए वाले आ जाएंगे, एयर से रसिया वाले, ये सिस्टम हुआ। अब चूंकि 1948 में दोनों को अलग अलग नेशन बना दिया गया, फिर आगे चल करके आप देखोगे कि यूएसए में और सोवियत यूनियन में 3 साल तक झगड़ा चलता है, 1950 से लेकर के 1953 तक। अब देखो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के जो कब्जा किए हैं यूएसए और सोवियत यूनियन आपस में बाज रहे हैं, सब 3 साल तक बाजेंगे कुल, 1950 से लेकर के 1953 तक। अब यहाँ पर बाजी बाजा जो है सिस्टम उस्टम चल रहा है। अब उस बाजी बाजा को ही यहाँ पर हम थोड़ा सा पोस्ट वार नेशन में देखते हैं कि बहुत सारे लोग का जिंदगी जला गया। इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही डिले हुआ, धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, महंगाई बहुत चौचक तरीके से बढ़ी, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज का एकदम बैंड बज गया, सब जो है खत्म। तो कितना तगड़ा प्रभाव पड़ा देख रहे हो ना, अब न इधर के रहे ना उधर के। अब चूंकि साउथ कोरिया करे क्या, तो साउथ कोरिया के इकोनॉमिक कंडीशन के जो असिस्टेंट हैं भाई, उनको भाई एक तरीके का मदद देने के लिए उनको किस राह पे चलना पड़ा, जो यूएसए कहता गया, समझ रहे हैं ना। और फिर फाइनली ये सब के बाद आगे चल करके देखेंगे तो 1948 में जो है, ठीक है, 1948 में हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इलेक्शन होता है और सिंगमान री जो है पहले प्रेसिडेंट आपके बनते हैं, कहाँ के? साउथ कोरिया के, ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद जो है सिंगमान री आपके 1948 में पहला प्रेसिडेंट बनते हैं। अब चूंकि झगड़ा चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, देखो 1950 से लेकर के 1953 तक झगड़ा उगड़ा चल रहा था, 1948 में भाई साहब बने। अब चूंकि झगड़ा उगड़ा चल रहा था तो बोले कि अब दूसरे को इलेक्शन में ही करें, हम ही बने रहते हैं प्रेसिडेंट, है ना भाई। 1948 में इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंट बन गए आपके सिंगमान री, पहले प्रेसिडेंट थे वहाँ के। और यहाँ देखो जून में देखो झगड़ा उगड़ा मार स्टार्ट हो गया। अब झगड़ा होने की वजह से कहें भाई साहब कि अब क्या ही हम जो है प्रेसिडेंट का चुनाव करें, चूंकि झगड़ा लड़ाई चल रहा है, हमको प्रेसिडेंट बने रहने दो। और ये 1948 से लेकर के 1960 तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ, समझ रहे हैं ना। और कौन बना रह गया? वही प्रेसिडेंट आपके बने रह गए। लेकिन जनता मानी नहीं ना, कितना दिन तक गद्दी संभालोगे भैया। तो फिर जाते जाते 1960 में अप्रैल रेवोल्यूशन हुआ, किसके अगेंस्ट? आपके सिंगमान री के अगेंस्ट हुआ, ठीक है। जहां पर फिर वापस से डेमोक्रेटिक पार्टी आई, लेकिन थोड़ी कमजोर थी, समझे ना। तो उसके वजह से पूरा का पूरा सिस्टम जो है फिर से कौन ऑक्युपाई कर लिया? एक आर्मी का कमांडर जनरल पार्क चुंगी। कौन? जनरल पार्क चुंगी, मिलिट्री था, मिलिट्री का जनरल था, इसने फिर ऑक्युपाई कर लिया। अब इसके राज में आने के बाद बहुत सारे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए। क्यों हुए? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडर मिल गया तो सारी चीजें
तगड़े तरीके से होंगी। अब ये स्ट्रांग लीडर भाई साहब 1963 में चुनाव करवा करके नए प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। कौन? आपके चुंगी जो हैं। अब चुंगी के समय में काफ़ी बदलाव आए। 1970 में मस्त तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन जोरों शोरों से, ठीक है, तगड़े तरीके से स्टील और केमिकल की फैक्ट्री बैठाई जा रही है। आगे चल करके देखो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, इंडस्ट्रीज बढ़ गई, 5 ईयर प्लान लाया गया इकोनॉमिक को बढ़िया से सुधारने के लिए, ठीक है। अब ये सारा सिस्टम चल ही रहा था। फिर आगे चल करके देखोगे कि 1970 में न्यू विलेज का मूवमेंट आपको देखने को मिला। यहाँ पर इस मूवमेंट से नए रूरल जो पॉपुलेशन है और एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए लोग को थोड़ा सा क्या मिला, इनकरेजमेंट मिला। अब रूरल लोग जो हैं वो खुद की मदद कर रहे थे, अपने आप को एम्पावर कर रहे थे ताकि उनके विलेज के उनके लिविंग कंडीशन को बदला जा सके, बेहतर किया जा सके। ये मूवमेंट आगे चल करके और एक्सपेंड होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्लांट्स और अर्बन एरियाज के बगल में नेबरहुड्स जो है देखने को मिलता है हमें। आगे चल करके देखेंगे तो लीडर्स का, लेबर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का, इंडस्ट्रियलिस्ट का सब क्या है, डेवलप हो रहे हैं, सब डेवलप हो रहे हैं गुरु, सब डेवलप हो रहे हैं, एकदम डेवलपमेंट का बारिश ही बारिश। एजुकेशन मस्त हो गया, इकोनॉमी मस्त हो गया, इंटर रिलेशन मस्त हो गया, ट्रेड मस्त हो गया। ये सब 1972 का बाद है। अब 1972 आ गया, भाई कितना दिन तक मजा लूटेंगे? अभिनव के अंदर कुछ ना कुछ सिस्टम गड़बड़ आ गया हमारे चुंगी साहब के यहाँ। अब चुंगी साहब 1972 में जा करके एक कॉन्स्टिट्यूशन लाते हैं जिसका नाम है यूसीन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें क्या कहना हो गया, इनका कहना हो गया कि अब जितना कुल शक्ति है, कुल शक्ति रहेगी किसके पास? राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास कुल शक्ति रहेगा। अब भैया कुल शक्ति जब मिल गया आपके प्रेसिडेंट को तो लो जनता फिर नाराज कि दे ससुरा, फिर देखो कुल जो है पावर किसके पास चला गया? प्रेसिडेंट के पास चला गया, राष्ट्रपति के पास चला गया। तो दिक्कत है ना, कैसा फिर ना आम बात। आगे चल करके देखो तो 1979 में ऑयल क्राइसिस भी हो जाता है जिसके वजह से सब महंगाई हो गई, दुगुना तिगुना हो गया। और ऑयल क्राइसिस का चौचक असर पड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन गिर गया। अब अंततः आते आते अक्टूबर 1979 में, कब? अक्टूबर 1979 में आपके जो पार्क चुंगी हैं इनका असैसिनेशन हो जाता है, इनको मार दिया जाता है। तो ये कहानी अभी तक की फिलहाल देखे हैं, कुछ चीज़ें और हैं कोरिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को, मने मन आप पता नहीं क्या कह रहे होंगे कि कितना छोटा छोटा लिखा गया है, लेकिन फिर भी कष्ट करिए, मोबाइल के सेटिंग को 1080p पे ले जाइए, ये कुल लौकने लगेगा। पॉज करके अभी हम हट जा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए और एक बार कोरिया का और एक बार जापान का जो है भावना को एक बार अच्छे से रिपीट करिए और नोट्स बनाइए यार, क्योंकि नोट्स हमारे क्या हैं? नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं। तो अगली चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी यहाँ के कहानी में कि अब दिसंबर 1979 में चूंकि उनका भैया देहांत हो गया, आगे अब देखेंगे कि चुंदू हवान आ जाते हैं। चुंदू हवान भी एक तरीके का मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। मई 1980 में जो है लोग कहते थे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, तो चुंदू हवान ने लगा दिया मार्शल लॉ, कि ले डेमोक्रेसी मेरे तरफ से, मार्शल लॉ लगा दिए। और फिर एट लास्ट जा करके क्या करे, इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाया गया, समझ रहे हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाया गया। और साथ में एक तो मूवमेंट चला ग्वांगजू मूवमेंट, जिसको दबा दिया गया, फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाया गया। तो लोग बोले ना जी ना, हमका तो चाहिए डायरेक्ट इलेक्शन, इसके लिए भी बवाल होता है। और ये सब चल ही रहा था कि एक साइड में आपको देखने को मिलेगा कि उसी बीच में 1987 में जो है मई में एक लड़का था जिसको मार टार्चर वर्चर दे दिया गया था, जिसके वजह से उसका मृत्यु हो गया। तो लो भैया उस पर भी बवाल छिड़ गया। जून के डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट हो गए और फिर लास्ट में जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन को मानना ही पड़ा, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके फिर डायरेक्ट इलेक्शन को अहमियत दी गई। अब चूंकि डायरेक्ट इलेक्शन हो गया तो 1987 में पहला इलेक्शन हुआ डायरेक्ट, रोहताई वू आए, 1992 किम योंग सैम आए, ये सारा सिस्टम आपको देखने को मिलता है। और लास्ट में आते आते वो लोग OECD में ज्वाइन हो जाते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट के लिए, इससे उनका ग्रोथ वगैरह होगा, ठीक है। बदलाव क्या है, इंडस्ट्रियल बेसिस पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलते हैं। और लास्ट में आप देखेंगे जाते जाते कि साउथ कोरिया में
ट्रेड डेफिसिट हो गया। क्यों ट्रेड डेफिसिट हो गया? क्योंकि जब कोई देश माल इम्पोर्टे करे जा रहा है, बहरे से खरीदे जा रहा है और कुछ एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेशन बहुत था, एक्सपोर्टेशन कछु नहीं था, तो इसकी वजह से बवाल हो गया। तो फिर इनकी मदद को किससे मदद लेनी पड़ी? इंटरनेशनल मनी मॉनेटरी फंड से इनको जो है मदद वगैरह लेनी पड़ी। बेसिक कहानियाँ किसकी थी? आपके कोरिया की। तो हमने ताइवान का गुरु देख लिया कहानी, हमने कहानी देख लिया कोरिया का। ठीक है, हमने बात कर लिया पास्ट टू मॉडर्नाइजेशन का, चाइना का, जापान का, ताइवान का और कोरिया का। पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, उसको रिवीजन करिए। बाकी रहा बात आपके दूसरे सब्जेक्ट का, तो उस पर भी एकदम बढ़िया तरीके से सिस्टम आने वाला है ना। ज्योग्राफी का भी सीन देखा जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का भी सीन देखा जाएगा, सब कुछ अच्छे तरीके से एग्जाम से पहले ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पास्ट टू मॉडर्नाइजेशन जो है वो ख़त्म होता है। नोट डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिए। साथ में हिस्ट्री आपका पूरा क्लास 11th का अब ख़त्म होता है। हम लोग दूसरे सब्जेक्ट पे अब चलेंगे। पांडे क्लासेस बोर्ड्स पे भैया एकेडमिक्स का तैयारी तुम्हारे 11 का भी होगा, 12 का भी होगा। ठीक है, और साथ में पांडे क्लासेस परीक्षा जिसपे आपके कंपटीशन का तैयारी होगा, किसी भी लेवल के कंपटीशन का। ठीक है, और पांडे क्लासेस जीके जहाँ ज्ञान की गंगा बहेगी। आपके पास तीनों रास्ते खुले हैं, जहाँ डुबकियाँ लगाना है वहाँ डुबकियाँ लगाओ। मुलाकात होगा अगले वीडियोस में अगले सब्जेक्ट के। तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।